Hello, guys. First of all, welcome to all of you in week 3, lecture 3, part 1, which is related to conciliation and conciliation proceedings, and when will the conciliation proceeding will commenced, and when will it deemed to be concluded under Industrial Relation Act 2012. Section related to these topics or these subtopics of the Industrial Relation Act are section 36 to 39. उससे पहले हमने जो सारा प्रोसेस जो है वो रीड किया मेन सेक्शंस कलेक्टिव बार्गेनिंग शॉप स्टूवर्ड अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस नाउ वी आर एट द स्टेज जिसमें जो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्रिएट हो गया है किसके दरमियान एम्प्लॉयर और वर्कमैन के दरमियान और वो किसी भी तरह सॉल्व नहीं हो रहा और उसमें फिर क्या हुआ कि आपने एक कंसिलिएटर अपॉइंट किया आप सिमरान मतलब कमीशन ने जो है एक कंसिलिएटर अपॉइंट किया ताकि वो उनकी सुलह करा सके मसालहती या कंसिलिएटर को मसालहती कहा जाता है या आर्बिट्रेटर को सालसी कहा जाता है तो बेसिकली सबसे पहले कंसिलिएशन का रोल आता है अगर उससे भी बात ना बने फिर आर्बिट्रेशन का आता है तो आर्बिट्रेशन तो हमने बाद में पढ़नी है तो अभी हम कंसिलिएशन की स्टेज पे हैं तो रेलेवेंट सेक्शन सबसे पहले आप देख लें यहाँ पे मैंने मेंशन भी किए सेक्शन 36 टू 39 ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 2012. So the next slide is now you can see on the slide is that यहाँ पे कॉर्नर पे मैंने लिखा उर्दू में मसाले थी उसको मैंने लिख के पिक्चर ऐड कर दी ताकि आपको लिखना भी आ जाए आपको पता हो कि जनरली इसके लिए क्या टर्म यूज़ होती है इन जनरल प्रैक्टिस सो स्टार्टिंग विद सेक्शन 36 इसमें मैंने मेंशन कर दिया बेसिकली इसका टाइटल था कंसीलिएटर और इसमें दो बातें डिस्कस की गई थी कि हु विल अपॉइंट कंसीलिएटर और कितने कंसीलिएटर्स अपॉइंट हो सकते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले कमीशन अपॉइंट करेगा और जितने बंदे उसको लगता है कंसीलिएटर्स हो सकता है वो इतने बंदे अपॉइंट कर सकता है कमीशन हैज़ अथॉरिटी टू डू सो लेकिन उनका जो मेन फंक्शन होगा वो क्या होगा कंसिलिएशन कराना किसके दरमियान अगर कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो है वो अराइज हो जाता है एम्प्लॉयर और वर्कमैन के दरमियान उसको सॉल्व कराना तो सेक्शन 37 क्या कहता है कंसिलिएशन आफ्टर नोटिस ऑफ स्ट्राइक एंड लॉकआउट ठीक है कंसिलिएशन मतलब मसालियत करा रहे हैं कब करा रहे हैं कि जब नोटिस आ गया स्ट्राइक और लॉकआउट का तो स्ट्राइक मैंने आपको बताया है कि जगह जगह लिखा होता है स्ट्राइक कौन करेगा वर्कमैन ने स्ट्राइक कर दी और एम्प्लॉयर ने लॉकआउट कर दिया मतलब वर्कमैन ने काम करने से मना कर दिया हम कि हम नहीं काम करेंगे हम स्ट्राइक पे हैं और या फिर एम्प्लॉयर ने लॉकआउट के एम्प्लॉयर ने बिजनेस ही बंद कर दिया कि अब यहाँ पे काम नहीं होगा जब तक कि उनके मुताबिक की कंडीशंस नहीं मानी जाएंगी तो इस तरह की किसी भी तरह का इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो सकता है तो उसके दौरान जो है कंसीलिएशन कैसे हो की जाए किस तरह ये मसला ख़त्म किया जाए तो सेक्शन 37 क्या कहता है कि आपकी कंसीलिएशन स्टार्ट कब होगी स्टार्ट तब होगी where a party to an industrial dispute serves a notice of strike and lockout under section 35(3) ठीक है जब एक पार्टी कोई भी पार्टी जो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में आ पार्टी लिखा हुआ है वो एम्प्लॉयर हो सकता है वर्कमैन हो सकता है किसी एक की तरफ से नोटिस दिया जाएगा स्ट्राइक या लॉकआउट का और वो अंडर सेक्शन 35(3) उसकी कंडीशंस को फुलफिल करने के बाद अब 35(3) क्या कहता है उसको उसकी जो जिस्ट है उसका जो समरी है वो मैंने लिख दी एक लाइन में कि जब तक सेटलमेंट राइज ही नहीं हुई एम्प्लॉयर और सीबीए एम्प्लॉयर है जो ओनर है हेड है इस्टेब्लिशमेंट या इंडस्ट्री का कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट है जो वर्कमैन का रिप्रेजेंटेटिव है थ्रू इलेक्शंस वो इलेक्ट हुआ है उसने बड़ी कोशिश की कि ये मसला हल हो जाए निगोशिएट किया जाए लेकिन ये मसला हल नहीं हुआ और कोई सेटलमेंट नहीं हो सकी और कंटिन्यू है तो उसने फिर वर्क काउंसिल को बता दिया कि हमारी जो बायलैटरल नेगोशिएशंस है बाय का मतलब दोनों पार्टीज की जो निगोशिएशंस है वो फेल हो गई हैं और हम किसी सेटलमेंट पे नहीं पहुंच रहे और ना कोई भी एक बार जो पार्टी है वो दूसरी की कंडीशंस मानने को तैयार नहीं है तो अब जो मसला उन्होंने रेफर कर दिया वर्क काउंसिल को ठीक है और फिर जो पार्टी जो डिस्प्यूट है उसने नोटिस दे दिया कमीशन को कमीशन ने कंसिलिएटर अपॉइंट कर दिया ठीक है ये एक जो फ्लो चार्ट या स्टोरी की फॉर्म है आप अगर इसको समझ सकते हैं यहाँ पे उन्होंने सेक्शन में मेंशन कर दिया कि
द पार्टी शेल साइमल्टेनियसली विद सर्विस ऑफ सच नोटिस डिलीवर अ कॉपी। एक तो पार्टीज ने नोटिस दे दिया कि हम स्ट्राइक करेंगे या लॉकआउट करेंगे, कोई भी एक पार्टी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयर ने कहा कि हम लॉकआउट कर रहे हैं, हमारी कोई सेटलमेंट नहीं हो रही, या वर्कमैन की ट्रेड यूनियन ने कहा कि हम जो है स्ट्राइक कर रहे हैं, हमारी कोई सेटलमेंट नहीं हो रही, तो वो तो एक तो नोटिस देंगे, फिर उसकी कॉपी किस किस को देंगे, कंसिलिएटर और कमीशन को। यहाँ पे मैंने आपको एट वॉर मूवी बताई थी, ऑल्दो वो फ्रेंच थी, और उसको मैंने आपको कहा था कि आप इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ देखें। उसमें ये पूरी स्टोरी कि मतलब कंसिलिएशन करा रहे हैं, और फिर अगर वो भी नहीं होती तो आर्बिट्रेशन की स्टेज पे गए हैं, फिर उसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व हुई है। ये सारी स्टेजेस आपको उसमें क्लियर हो जाएंगी अगर आप उसको देखें। अगर देखी हुई है तो फिर तो आपको बहुत जल्दी समझ आ रही होगी, और नहीं देखी हुई तो काइंडली उसको देखें, वो मैंने आपके साथ शेयर भी की थी। एंड देन कम सेक्शन 38, जिसमें डिफरेंट स्टेप्स बताए गए थे कि किस किस तरह कंसिलिएशन प्रोसीडिंग होंगी बिफोर कंसिलिएटर, किस तरह कंसिलिएटर अपना फंक्शन जो है या अपना रोल प्ले करेगा इस सब मसले को हल करने के लिए या कोई सेटलमेंट लाने के लिए। तो उसमें डिफरेंट पॉइंट्स लिखे थे, सब सेक्शंस थे, उनको मैंने स्टेजेस की टाइप में कन्वर्ट कर दिया, और ओवरऑल हमारे पास कितनी 5 स्टेजेस हैं और एक प्रोवाइज़ो है। हम इसको जो है वन बाय वन पढ़ते हैं, और फिर भी अगर कोई इशू आता है तो देन यू कैन कमेंट, और आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। स्टेज वन क्या है कि अब जो है कंसिलिएटर का रोल आ गया कि कंसिलिएटर किस तरह एक्शन करेगा, ठीक है ना। अब मतलब वो हीरो ऑफ द मूवी है, और वो किस तरह अब ये सारी प्रोसीडिंग्स को चलाएगा। तो सबसे पहले तो ये करेगा कि अगर वो रीज़नेबल अगर माइंड या प्रोसेस को फॉलो करे, तो क्या करेगा, एक मीटिंग कॉल करेगा, और विद इन 15 डेज होनी चाहिए, ठीक है। अब और किसकी मीटिंग होगी, ऑब्वियसली जिनका मसला है उनको बुलाएंगे ना, बोथ पार्टीज टू द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, उनको बुलाया जाएगा। और उसकी इस मीटिंग का पर्पस क्या होगा, या क्या होना चाहिए बेसिकली, कि आप एक सेटलमेंट लेके आए, उन दोनों के दरमियान जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है उसको ख़त्म कराएं, और कोई सेटलमेंट जो है वो अराइव हो। स्टेज टू में क्या है, स्टेज टू में ये है कि पार्टीज विल बी रिप्रेजेंटेड थ्रू नॉमिनेटेड पर्सन, कि जो भी पार्टीज़ है वो एम्प्लॉयर की है या वर्कमैन की है, तो उनको वो अपने बंदे जो हैं वो नॉमिनेट करेंगे कि ये हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम हमारे बिहाफ पे ये बात करेंगे, और जो ये फैसला करेंगे हम इसको मानेंगे, ठीक है। और क्योंकि पूरी-पूरी टीमें तो नहीं आ सकती ना कि प एक हॉल भर लें जी एम्प्लॉयर्स की टीम का, एक वर्कमैन की टीम का। तो ये कंसिलिएशन का पर्पज़, या कंसिलिएटर भी एक ऑफ़िसर होता है, उसका उसके सामने इस तरह का आप रिएक्शन दें या इस तरह की हरकतें करना मुनासिब नहीं है। और वैसे भी जनरली भी ये प्रोसीजर नहीं होगा, तो आपने नॉमिनेटेड पर्सन्स जो हैं वो भेजने हैं, वो पार्टीज़ को रिप्रेज़ेंट करेंगे बिफोर कंसिलिएटर। और उन नॉमिनेटेड पर्सन्स की कुछ अथॉरिटीज़ होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए कि सब एग्री किए करें कि वो उनके बिहाफ पे नेगोशिएट कर सकें, और और फिर उसके बाद अगर नेगोशिएशन हो जाती है और सक्सेसफुल नेगोशिएशन होती है, और कोई आखिर में मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट या एग्रीमेंट लिखा जाता है, तो वो उनके पास अथॉरिटी हो, वो फ्रीली जो है फ्री कंसेंट के साथ, क्योंकि लोगों का उनके पे ट्रस्ट है, तो वो एक बाइंडिंग एग्रीमेंट में एंटर हो सके, ठीक है। स्टेज थ्री क्या है, स्टेज थ्री में जो कंसिलिएटर है वो सजेस्ट करेगा कुछ कंसेशंस या मॉडिफिकेशंस, लाइक कुछ अमेंडमेंट कर लें, कोई कमी बेशी कर लें, कोई तरमीम कर लें, इस सिचुएशन को इस तरह कर लें, जो आप लोग की डिमांड है अपनी डिमांड को थोड़ा सा कम कर दें, थोड़ा सा ज़्यादा कर दें। इस तरह की जो सजेशंस जो है कंसिलिएटर देगा, उसका पर्पज़ ये होगा कि आप जो है एक एमिकेबल सेटलमेंट पे पहुंच सके, एक आसान और जो दोनों की जो फ़ायदे को देखते हुए किसी सेटलमेंट पे अराइव हो सके। तो कंसिलिएटर यहाँ पे अपना प्रॉपर रोल प्ले कर रहा होगा, और वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा कि किसी का नुकसान ना हो, और विन विन सिचुएशंस हो दोनों पार्टीज़ के पास, और जो सारा ये मामला है वो आसानी से हल हो सके, ठीक है। ये स्टेज थ्री हो गई। स्टेज 4 क्या है कि अगर सेटलमेंट अराइव हो जाती है, ठीक है, उसने जितनी मेहनत कंसिलिएटर ने की है वो रंग ले आई है जी, ठीक है, सेटलमेंट अराइव हो जाती है, तो कंसिलिएटर फिर क्या करेगा, एक रिपोर्ट बनाएगा और कमीशन को भेजेगा। क्यों? क्योंकि कमीशन ने तो इसे अपॉइंट किया था, लेकिन उसके साथ दो कंडीशंस नेसेसरी हैं कि उसने एक मेमोरेंडम एमओएस अटैच करना है। एमओएस स्टैंड्स फॉर
हेयर इज मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट, और वो मेमोरेंडम या वो एग्रीमेंट जो है वो दोनों पार्टीज ने साइन किया हुआ हो, पता चले कि उनकी अपनी जो है वो कॉन्सेंट थी। ठीक है। इसके अलावा स्टेज 5 बनती है कि अगर सेटलमेंट अराइव नहीं हुई, ठीक है, वो तो हो गया ना कि वो कंसिलेटर सक्सेसफुल हो गया, अगर नहीं हुई, यही पॉइंट है जो हमारी अगले जो पार्ट 2 है इस लेक्चर का कनेक्ट करेगा कि कंसिलेशन नहीं होती तो फिर हम आर्बिट्रेशन पे जाते हैं। तो फिलहाल उसकी कंडीशंस क्या होंगी, इफ नो सेटलमेंट अराइव्ड विद इन प्रिस्क्राइब पीरियड, जो पीरियड उन्होंने बताया था कि इतने दिन के अंदर जो है कंसिलिएशन प्रोसेस कंप्लीट करना है, वो नहीं होता, तो क्या होगा, कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू भी हो सकती हैं फॉर अ पीरियड एग्रीड अपॉन, कि दोनों पार्टीज अगर कहें कि चलें थोड़ा और टाइम हम इस पे लगा लेते हैं, तो उसके लिए जो है कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू हो सकती हैं। ठीक है। फिर एक प्रोवाइजो था, प्रोवाइजो बेसिकली इसकी जो स्टेज 2 है या सबसेक्शन 2 है उसके बाद था, लेकिन इसको मैंने एंड पे ले आई ताकि आप लोग को इजीली समझ आ जाए। वो कहते क्या हैं कि अगर कंसिलिएटर जो बंदा है उसको लगे, उसको वो ज़रूरी समझे, ठीक है, और उसकी राय के मुताबिक कि कोई ऐसा ऑफिसर जो है, कोई पर्टिकुलर ऑफिसर जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, या कोई एम्प्लॉयर ऑफ ट्रेड यूनियन जो है वो हाजिर हो, मतलब वो अपीयर हो, तो वो जो है वो एक नोटिस देगा। अब उस नोटिस में उन्होंने 4 कंडीशंस बता दी कि किस तरह का नोटिस होगा, उसमें क्या-क्या बातें होंगी। तो सबसे पहले तो इन रिटन नोटिस होगा, ठीक है? आप इन ओरल या कुछ किसी बंदे के थ्रू नहीं, इन रिटन आप जो है वो एक चीज़ जो है जारी करेंगे नोटिस, और कहेंगे कि फलाना बंदा जो है दैट पर्सन और दैट एम्प्लॉय दैट ऑफिसर इज रिक्वायर्ड टू अपीयर इन पर्सन, वो खुद अपीयर होगा फला जगह पे, फला दिन, फला वक्त पर, और टाइम डेट और प्लेस जो है वो स्पेसिफाई होगी, और फिर जो एम्प्लॉयर या ऑफिसर है उसकी ड्यूटी है कि वो इस नोटिस से कंप्लाई करे, मतलब इसको माने, और ये जो है उसकी कंडीशंस को फॉलो करते हुए इन पर्सन अपीयर हो। तो ये 5 स्टेजेस थी जो प्रोसीडिंग्स होंगी बिफोर कंसिलिएटर। सेक्शन 38 में उन्होंने बताया गया है कि कंसिलिएशन प्रोसीडिंग में कितने स्टेजेस हो सकती हैं, 5 स्टेजेस मैक्सिमम हो सकती हैं, और एक प्रोवाइजो है जिसमें उन्होंने नोटिस से रिलेटेड और अपीयरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और ऑफिसर से रिलेटेड बात की है। Section 39 basically is related to commencement and conclusion of proceedings, कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स। अब इसमें 5 पॉइंट थे, फर्स्ट मैंने यहीं पे कंप्लीट कर दिया, आप ये पूरी हायरार्की चार्ट पेपर देख सकते हैं कि कंसिलिएशन प्रोसीडिंग कब समझी जाएंगी कि ये स्टार्ट हो गई हैं, और कब समझी जाएंगी कि ये कंक्लूड हो गई हैं, किस जेस्चर से समझी जाएंगी, किस स्टेज से समझी जाएंगी। कमेंस का मतलब स्टार्ट होना, ठीक है, कंक्लूजन का मतलब ख़त्म होना, कि कब कंक्लूड हो जाएंगी, कि पता चलेगा कि ख़त्म हो गई, अब किसी नेक्स्ट स्टेज पे जाना है, या हो ही नहीं सकती कंसिलिएशन, तो वो कंक्लूजन के उसी कंडीशन में आएगी। तो फर्स्ट तो ऐड कर दिया मैंने, जैसे ये देखें कंसिलिएशन प्रोसीडिंग की जो मेन टाइटल है वो सबके साथ कनेक्ट होगा, ठीक है। और फर्स्ट है डीम टू कमेंस्ड ऑन द डेट ऑफ रिसीविंग नोटिस ऑफ स्ट्राइक और लॉकआउट, जब जैसे ही जो है वो नोटिस मिलेगा स्ट्राइक और लॉकआउट का, और फिर जो है कंसिलिएटर जो है वो पॉइंट होता है कमीशन के थ्रू, तो दैट इज डीम टू कमेंस्ड द कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, मैं इसकी उर्दू ट्रांसलेशन भी पढ़ी थी, तो उन्होंने ये मेंशन किया था फर्स्ट क्लॉज के लिए, बेसिकली मसालियत की कार्रवाई का आगाज़ उस तारीख से शुरू होगा जब स्ट्राइक या लॉकआउट का नोटिस मसालियत कनंदा मतलब कंसिलिएटर ने ज़ेर ज़ेली दफ़ा 35(3) के तहत वसूल किया हो, ठीक है। तो ये उन्होंने बात की है, बेसिकली एक नोटिस उसने 35(3) के तहत जो है रिसीव किया है, और उसकी स्टेज से जो है कंसिलिएशन प्रोसीडिंग जो है वो समझी जाएंगी कि स्टार्ट हुई हैं, क्योंकि हमने जो है स्टार्ट में पढ़ लिया कि 35(3) के बाद जो है अगर नोटिस 35(3) बेसिकली क्या था, जब सीबीए और एम्प्लॉयर के दरमियान नेगोशिएशन नहीं हो सकी, वो बायलैटरल नेगोशिएशन फेल हो गई, और उन्होंने यही चीज़ रिपोर्ट कर दी, आगे कम्युनिकेट कर दी वर्क काउंसिल को, तो फिर वर्क काउंसिल ने कमीशन से रब्ता किया, कमीशन ने कंसिलिएटर अपॉइंट किया, फिर ये कंसिलिएशन प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई। तो ये यहाँ से डीम्ड मतलब समझा जाएगा टू कमेंस्ड के स्टार्ट हो गई हैं। अब सेकेंड पॉइंट के लिए हम अगली स्लाइड देखते हैं, डीम टू कंक्लूडेड, ठीक है।
डीम टू कंक्लूडेड कब समझी जाएगी कि कंक्लूड हो गई है? व्हेन अ सेटलमेंट अराइव्ड ऑन डेट, जब अगर सेटलमेंट आ गई और उसके साथ एमओएस, हमने देखा था ना कि रिपोर्ट एक कमीशन को देगा, साथ मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट होगा, ठीक है, जो दोनों पार्टी साइन करेंगी। तो जब ऐसी कोई चीज़ आपके सामने आती है तो आप समझेंगे कि वो सेटलमेंट कंक्लूड हो गई है, ठीक है, डीम टू कंक्लूडेड। लेकिन अगर कोई सेटलमेंट जो है अराइव हुई नहीं है, ठीक है, एक तो ये कंडीशंस थी ना कि सेटलमेंट अराइव हो गई है, दूसरी कंडीशन कि जब जो है कोई सेटलमेंट अराइव नहीं हुई, ठीक है, तो क्या होगा कि मसला रेफर कर दिया जाएगा आर्बिट्रेटर को और आर्बिट्रेशन का प्रोसेस होगा, ठीक है। वो सेक्शन 40 के अंदर है, वो पार्ट 2 में है, डिस्कशन है, उस पर हम जो है वो बात करेंगे। तो इफ डिस्प्यूट रेफर टू आर्बिट्रेटर अंडर सेक्शन 40, और वो जो है देन ऑन डेट ऑफ अवार्ड जो है, अब जो आर्बिट्रेटर डिसीजन देता है ना उसको अवार्ड कहा जाता है, ठीक है। तो आर्बिट्रेशन का प्रोसेस होगा एक्सक्यूज मी, और आर्बिट्रेटर अवार्ड जो है वो डिसीजन देगा या अवार्ड जारी करेगा। देन वी सीम दैट कि वो सेटलमेंट अराइव हो गई है। लेकिन अभी हम कंसिलिएशन का प्रोसेस पढ़ रहे हैं, तो वो स्टेज बता रहे हैं कि अगर सेटलमेंट अराइव नहीं हुई, अराइव हो गई फिर तो उसने मेमोरेंडम लगा दिया, साइन कर दिया। अब सेटलमेंट अराइव नहीं हुई तो मसला या तो रेफर कर दिया जाएगा, ठीक है, आर्बिट्रेटर को। अच्छा, अगर इसमें ना थोड़ी सी आपको कन्फ्यूजन, अगर आप इसको इस तरह फर्स्ट टाइम देखेंगे ना, थोड़ी सी कन्फ्यूजन आपको हो जाएगी, लेकिन आपने इसको कनेक्ट करना है डीम टू कंक्लूडेड, ठीक है। उन्होंने, अगर आप कब समझेंगी कि कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स जो हैं कंक्लूड हो गई हैं, मतलब ख़त्म हो गई हैं, तो उसकी कंडीशंस बताई हैं। एक तो या तो सेटलमेंट आ गई है और नहीं आई, अगर नहीं आई सेटलमेंट, अराइव नहीं हो सकी, कंसिलेटर फेल हो गया है, तो मसला आर्बिट्रेटर को चला गया, ठीक है। तो जिस दिन अवार्ड जो है जारी करेगा आर्बिट्रेटर आर्बिट्रेशन के बाद, तो हम तब समझेंगे कि कंक्लूड हो गई हैं कंसिलिएशन प्रोसीडिंग। हम बेसिकली डीम टू कंक्लूडेड की बात कर रहे हैं। या फिर जिस दिन एक्सपायरी जो होगी नोटिस की, स्ट्राइक या लॉकआउट की, जिस अरसे में वो ख़त्म होगा, हम तब समझेंगे कि कंसिलिएशन प्रोसीडिंग क्या हो गई हैं, कंक्लूड हो गई हैं, डीम टू कंक्लूडेड। और मैंने आपको पिछले जो चार्ट फ्लो चार्ट बनाया था उसमें कंसिलिएशन प्रोसीडिंग की मेन हेडिंग थी, उसको आपने हर पॉइंट के साथ कनेक्ट करना था, ठीक है। अब पॉइंट 3 में है डीम टू कमेंस बिफोर कमीशन, वो जनरल था कि कब वो कमेंसमेंट और कंक्लूजन होगी, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में। थर्ड में है कि कमीशन के सामने कब जो है वो समझा जाएगा कि उसकी शुरुआत होगी, या तसव्वुर किया जाएगा कि वो जो कंसिलिएशन प्रोसीडिंग है उसके सामने स्टार्ट हुई हैं, ठीक है। जब भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो है उसके बारे में जो है, जब सेक्शन 60 या 42 के तहत, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अगर कोई एप्लीकेशन दी जाती है, तो ऑन डेट ऑफ दैट एप्लीकेशन, या जिस दिन जो मसला है, ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट को रेफर किया जाता है, ठीक है, तो उस वक्त समझा जाएगा कि बिफ कमीशन के सामने जो है वो कंसिलिएशन प्रोसीडिंग कमेंस्ड हो गई हैं, ठीक है। आगे हम सेक्शन 42 को भी पढ़ेंगे कि उसमें मेन बात क्या है, कि अगर गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाती है, ठीक है, और या फिर फेडरल गवर्नमेंट जो है फॉर एग्जांपल 30 डेज़ का स्ट्राइक और लॉकआउट रहता है जनरली, और उससे ज़्यादा एक्सीड कर देता है, और उसकी वजह से जनरल पब्लिक को बड़े मसले हो रहे हैं। वो जो मूवी मैंने आपको बताई उसमें सारी कंडीशंस सारी ये हैं कि बड़ा दंगा फसाद होना शुरू हो गया, तो गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होना पड़ गया। तो जैसे ही गवर्नमेंट इन्वॉल्व हुई तो गवर्नमेंट सबसे पहले एक तो नोटिस प्रोहिबिशन का देगी, और फिर कमीशन को जो है एक नोटिस भेजेगी कि आप इस सारे मसले को देखें, दोनों पार्टीज़ को सुनें और इनका मसला हल करें। तो उस वक्त समझा जाएगा कि कमीशन के सामने जो है कंसिलिएशन प्रोसीडिंग शुरू हो गई हैं, डीम टू कमेंस्ड, ठीक है। और यहाँ पे एक बात थी इन रिलेशन टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, इसमें ए और बी पार्ट था, पहले में उन्होंने स्पेसिफिकली लिख दिया कि इन रिलेशन टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, अगर सनती तनाज़े के बारे में है तो फिर जो है ये बात होगी। बी में लिखा हुआ है कि अगर कोई और मसला है, ठीक है, कोई और मसला है, तो जिस दिन वो खुद मसला लेके जो है एम्प्लॉयर या वर्कमैन कमीशन के पास गए, ठीक है, जैसे हम पिटिशन फाइल करते हैं या एप्लीकेशन देते हैं, तो जिस दिन वो ये खुद मसला कमीशन के सामने लेके, उस दिन से समझा जाएगा कि कंसिलिएशन प्रोसीडिंग शुरू हुई हैं, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट क्या है, कंसिलिएशन प्रोसीडिंग डीम टू कमेंस्ड बिफोर कमीशन। पिछला भी कमेंस था, वो जनरल उन्होंने लिखा हुआ था,
और अंडर सेक्शन 42 और 60 की एप्लीकेशन और फेडरल गवर्नमेंट के रेफरेंस से बात की गई थी। यहाँ पे जो है उन्होंने अंडर सेक्शन 42 और 45 या 34(2) की बेसिस उन्होंने बेस बनाई है कि अगर इन सेक्शन के तहत इनमें जो बात की गई है, अगर रेफरेंस भेजा गया कमीशन को, ठीक है, या कमीशन के सामने वो डिस्प्यूट रेज किया गया, तो उस वक्त समझा जाएगा कि कंसिलिएशन प्रोसीडिंग कमेंस्ड हुई हैं बिफोर कमीशन। ठीक है, अब कमेंस्ड हो गई हैं तो कंक्लूड भी तो होंगी। तो कंसिलिएशन प्रोसीडिंग बिफोर कमीशन कंक्लूड कब होंगी? जब डिसीजन आएगा ऑन द बेसिस अंडर सेक्शन 42 क्लॉज 5। ठीक है, ये सब सेक्शन 5। तो अब सब सेक्शन 5 क्या है वो भी मैंने आगे अटैच किया है, हम उसको जनरली पढ़ देते हैं। कंसिलिएशन प्रोसीडिंग लेकिन कंक्लूड कब समझी जाएंगी, कब डीम टू बी कंक्लूडेड होंगी? जब डिसीजन दिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ सेक्शन 42 सब सेक्शन 5। सब सेक्शन 5 जो है सेक्शन 42 का सबसे पहले देखते हैं, फिर उसको एक जनरल रीड दे देते हैं। द कमीशन शेल आफ्टर गिविंग बोथ पार्टीज टू द डिस्प्यूट एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मेक सच ऑर्डर as it deemed fit as expeditiously as possible but not exceeding 30 days from the date on which the dispute referred to it। बेसिकली उसमें क्या कह रहे हैं कि कमीशन के सामने ये मसला चला गया, अब उसने कंक्लूड करना है, तो सबसे पहले तो उस फेयर ट्रायल होना चाहिए। फेयर ट्रायल में ऑडियो अल्ट्रम पॉल्ट्रम का जो है वो जो मैक्सिम है वो जो है आप उसको फॉलो करेंगे कि एवरीवन शुड नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड। आप इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे दोनों पार्टीज को और उनकी बात सुनेंगे। उसके बाद आप जो है एक्सपीडिएट मतलब जल्दी जो है स्पीडी जस्टिस प्रोवाइड करेंगे, आप उस मसले को सॉर्ट आउट करेंगे और उसको 30 डेज एक्सीड नहीं करने चाहिए। ठीक है, 30 दिन के अंदर फैसला करें। लेकिन साथ ही साथ जो है वो उन्होंने प्रोवाइजो में बता दिया कि अगर वो आपको लगता है कि मसला बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है, ये कोई और स्ट्राइक वगैरह आ गई है, तो आप उसको पूरे केस को कंक्लूड नहीं कर सकते। तो उस दौरान कमीशन क्या कर सकता है, एक इंटरिम ऑर्डर जो है, इंटरिम मतलब टेम्पररी ऑर्डर जो है पास कर सकता है। उसमें डायरेक्शन दे सकता है कि आप इस तरह रिएक्ट करेंगे, स्ट्राइक लॉकआउट वगैरह ख़त्म करें और ये कंडीशंस फॉलो करें। ठीक है, और अगर फिर भी डिले हो जाता है तो जो कमीशन का जो ऑर्डर है उसकी वैलिडिटी चैलेंज नहीं कर सकते। अगर कमीशन ने एक ऑर्डर दिया है तो पार्टीज आर सपोज टू फॉलो इट। ठीक है, सेक्शन 42 को जनरली भी देख देते हैं। हमने ये पढ़ा था कि कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स तब समझी जाएंगी कंक्लूड हो गई हैं कि जब डिसीजन दिया जाएगा अंडर सेक्शन 42 सब सेक्शन 5। तो उसमें तो यही बात थी जो मैंने आपको इस 1-2 सेकंड पहले बताई है। जनरली सेक्शन 42 को एक दफ़ा रीड कर लेते हैं। If no settlement is arrived at during the course of conciliation proceeding, the parties to dispute do not agree to refer it to an arbitrator under section 40, the workman may go on strike। कि conciliation proceedings जो है वो भी फेल हो गई। ठीक है, और जो पार्टीज थी वो एग्री नहीं हुई, ठीक है, कि वो आर्बिट्रेटर के पास जाएं जो और आर्बिट्रेशन कराएं। जो प्रोसेस गिवन है अंडर सेक्शन 40, ठीक है, वो सालसी के पास नहीं जाना चाहती, आर्बिट्रेटर को सालसी कहते हैं। तो क्या करेंगी, या तो वर्कमैन स्ट्राइक पे जा सकते हैं या फिर एम्प्लॉयर जो है वो लॉकआउट का जो है वो ऑर्डर जो है वो कह सकता है कि लॉकआउट कर सकता है। तो फिर जो सेक्शन 41 में जो गिवन नोटिस हैं उसके एंड पे जो है क्या होगा, ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ, जब उनकी एक्सपायरी होगी अंडर जो भी नोटिस दिएंगे अंडर सेक्शन 41 में बताया गया कि 14 दिन का नोटिस जो है वो दे सकते हैं स्ट्राइक और या लॉकआउट का। तो और अपॉन अ डिक्लेरेशन बाय द कंसिलिएटर, या फिर जब कंसिलिएटर कह दे कि कंसिलिएशन प्रोसीडिंग फेल हो गई हैं, जो भी इसमें से बाद में हो, तो उसके बाद जो क्या होगा स्ट्राइक या लॉकआउट हो सकती है। ठीक है, मतलब सिंपल बात ये है कि ना कंसिलिएशन हुई ना आर्बिट्रेशन हुई। ठीक है, कोई मसला हल नहीं हुआ, तो क्या हुआ कि या कोई एक पार्टी जो है, वर्कमैन कह सकते हैं हम स्ट्राइक पे हम काम नहीं करते। ठीक है, या फिर एम्प्लॉयर कह देता है कि चलो लॉकआउट है, काम होगा ही नहीं जब तक ये एम्प्लॉयर हम ये जो एम्प्लॉयज़ है हमारी कंडीशन नहीं मानते। ठीक है, तो इसका टाइटल भी यही है ना, स्ट्राइक एंड लॉकआउट, ये उसकी कंडीशंस बता रहा है। ठीक है, the party raising a dispute may at any time either before or after commencement of strike or lockout make an application of for adjudication of a dispute। ठीक है, वो पार्टी जो कि डिस्प्यूट अराइज करेगी। ठीक है, इन्होंने ये वर्ड आप जो है गौर से देखें। ठीक है, उर्दू में लिखा होता है वो फरीक जो तनाज़ा खड़ा करता है।
तो वो पार्टी जो डिस्प्यूट रेज करेगी, ठीक है, वो स्ट्राइक या लॉकआउट करने से पहले, ठीक है, या उससे बाद जो है, बिफोर और आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ स्ट्राइक और लॉकआउट जो है वो क्या कर सकती है, कमीशन को जो है वो एक एप्लीकेशन दे सकती है कि आप इस मामले को जो है वो हल करें और इसको सुने और इसके जो है कोई सेटलमेंट हमारी अराइव कराएं या इस पे एडजुडिकेट करें, कोई डिसीजन दें, ठीक है। अगर अब यहाँ पे कंडीशन एक बताइए जो मैंने आपसे पहले डिस्कस भी कर ली कि स्ट्राइक या लॉकआउट अगर 30 दिन से ज़्यादा रहता है तो गवर्नमेंट जो है मे का वर्ड यूज हुआ है, शेल का नहीं हुआ, गवर्नमेंट की सोल अथॉरिटी नहीं है, लेकिन अगर बहुत कोई नेशनल इंपॉर्टेंस का मसला आ रहा है, बहुत ज़्यादा मसले बन गए हैं, तो गवर्नमेंट उसमें जो है वो एंटर हो सकती है। और कैसे होगी, वो इन राइटिंग ऑर्डर देगी कि स्ट्राइक या लॉकआउट को प्रोहिबिट किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने प्रोवाइजो बता दिया, प्रोवाइडेड दैट गवर्नमेंट मे विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर स्ट्राइक और लॉकआउट रिलेटिंग टू डिस्प्यूट विच द कमीशन इज कॉम्पिटेंट टू एजुकेट डिटरमिन बाय इन ऑर्डर इन राइटिंग प्रोहिबिट अ स्ट्राइक और लॉकआउट एट एनी टाइम बिफोर एक्सपायरी ऑफ 30 days। उन्होंने 30 दिन के लिए जो है गवर्नमेंट जो है एक तो उन्होंने क्या कहा कि वो ऑर्डर इन राइटिंग दे के रोक सकती है स्ट्राइक या लॉकआउट को। उसी के साथ साथ जो है जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, कमीशन से रब्ता करेगी जो कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है कि इस बारे में फैसला कर सके। ये वो वाला कमीशन है NIRC, नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन। और उसको इन राइटिंग जो है वो कहेगी कि आप जो है 30 दिन के अंदर जो है या 30 दिन ख़त्म होने से पहले ये सारी जो दंगा फसाद स्ट्राइक लॉकआउट है ये ख़त्म कराएं, ठीक है। क्योंकि रीज़न इज़ दैट कि ये अगर ये स्ट्राइक और लॉकआउट कंटिन्यू रही तो वो सीरियस हार्डशिप क्रिएट करेगी, मतलब ज़्यादा संगीन मसले बना देगी कम्युनिटी के लिए और नेशनल इंटरेस्ट के भी ये खिलाफ है। तो इस वजह से कि आप जल्दी से इस पे एजुडिकेट करें और स्ट्राइक और लॉकआउट को ख़त्म कराएं। ये क्या कौन करेगा, ये गवर्नमेंट जो है ऑर्डर इन राइटिंग जो है उसके थ्रू कमीशन से रब्ता करेगी और जनरली एक ऑर्डर पास कर सकती है। In any case in which government prohibits a strike or lockout, it shall forthwith refer dispute to commission। तो वो यही बात कह दी है कि जहाँ जहाँ गवर्नमेंट स्ट्राइक को या लॉकआउट को प्रोहिबिट करेगी उसको साथ ही ये काम करना होगा कि वो मसला जो है डिस्प्यूट रेफर करे कमीशन को, क्योंकि कमीशन कंपिटेंट अथॉरिटी है। गवर्नमेंट तो वैसे ही ना उसको लगा कि कम्युनिटी अफेक्ट हो रही है, नेशनल इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा है, वो बीच में उसने इंटरफेरेंस की। लेकिन इस मसले का जो असली हल है या जिस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जो हल निकाल सकती है वो कौन है, वो कमीशन है। तो उसी के साथ साथ गवर्नमेंट जैसे ही ऑर्डर देगी प्रोहिबिशन का, साथ ही मसला रेफर कर देगी कमीशन को, ठीक है। और कमीशन दोनों पार्टीज को सुन के विद इन 30 days जो है वो डिसीजन देगा। अगर फुल डिसीजन नहीं आता तो इंटरिम ऑर्डर दे सकता है ऑन द डिस्प्यूट, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी कोई डिले हो जाता है तो वैलिडिटी जो है वो डिसीजन की कमीशन की वो इफेक्ट नहीं होगी, वो वैलिड होगा। फिर एक जगह सेक्शन 45 था, उसका टाइटल क्या है, स्ट्राइक और लॉकआउट इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। ये भी जनरली गवर्नमेंट की उसी से रिलेटेड है। गवर्नमेंट इन केस ऑफ स्ट्राइक और लॉकआउट रिलेटिंग टू, कि अगर स्ट्राइक या लॉकआउट है तो गवर्नमेंट का क्या रोल होगा। वो स्ट्राइक या लॉकआउट जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस से रिलेटेड है, ठीक है, कोई भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो नेशनल इंपॉर्टेंस से रिलेटेड है या कोई ऐसा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जिसकी वजह से in respect of any public utility services एक्सप्लेन हुई हुई है Schedule 1 ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट। तो जिसमें कमीशन जो है वो कंपिटेंट अथॉरिटी है कि वो एजुडिकेट कर सके और डिटर्मिन कर सके और ऑर्डर पास कर सके इन राइटिंग कि स्ट्राइक या लॉकआउट को रोका जाए एनी और वो किसी भी टाइम हो सकता है, एनी टाइम बिफोर और आफ्टर की स्ट्राइक होने से पहले जब सिर्फ नोटिस आया उस वक्त भी जो है जो कमीशन जो है वो रोक सकता है क्योंकि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, या फिर कमेंसमेंट के बाद स्ट्राइक या लॉकआउट हुआ हुआ है तो उस वक्त भी कह सकता है कि आप खत्म करें काम को, जो है स्टार्ट करें। द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 4, 5 एंड 6 ऑफ सेक्शन 42, ये मैंने आपको अभी पीछे पढ़ाया है, बिल्कुल अभी। 4, 5, 6 बेसिकली क्या है, गवर्नमेंट प्रोहिबिट करेगी तो कमीशन के पास जाएगी, कमीशन ने दोनों को सुनना है, 30 दिन के अंदर रब्ता करना है, ठीक है। और 6 भी इसी तरह उसका है। तो 4, 5, 6 जो ऑफ सेक्शन वुड शेल आल्सो अप्लाई टू एन ऑर्डर मेड अंडर सब सेक्शन 1 as they apply to an order made under subsection 3 of that section। बेसिकली वही बात रिपीट हुई है, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लिसिटली लिख दिया कि पब्लिक यूटिलिटी
और या नेशनल इंपॉर्टेंस पीछे भी थी, जो मेन उन्होंने ऐड किया है कि कोई भी ऐसा डिस्प्यूट जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज से रिलेटेड हो, तो उसमें उससे रिलेटेड कमीशन जो है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की एडजुडिकेट कर सके और ऑर्डर पास कर सके प्रोहिबिशन का। और फिर मैंने आपको बताया कि पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज कैजुअल 1 में है इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 2012 में, और उसमें जो है बेसिकली तकरीबन जो है 8 पॉइंट्स हैं पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में। द जनरेशन, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गैस, ऑयल और वाटर टू द पब्लिक, ये पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज है। उसमें अगर कोई खलल आ रहा है, एनी सिस्टम ऑफ पब्लिक कंजर्वेंसी और सैनिटेशन, हॉस्पिटल्स एंड एम्बुलेंसेज सर्विसेज, फायर फाइटिंग सर्विसेज, एनी पोस्टल टेलीग्राफ और टेलीफोन सर्विसेज, रेलवे एंड एयरवेज सर्विसेज, पोर्ट्स, वॉच एंड वार्ड स्टाफ, सिक्योरिटी सर्विसेज मेंटेन्ड इन एनी एस्टेब्लिशमेंट, ये सारी पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज हैं। 8 हैं जो स्केड्यूल 1 में हैं, अगर आप बहुत ही मज़ीद डीप स्टडी करना चाहें। फिर सब सेक्शन 2 में जो सब रेफ़र किया गया, सेक्शन 4, 5, 6 और सेक्शन 42, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप कि अब जो है आपका कंसिलिएशन प्रोसीडिंग, उसका क्या रोल है और कब समझा जाएगा कि कंसिलिएशन प्रोसीडिंग कमेंस होती हैं, कब कंक्लूड होती हैं, सब आपको आइडिया हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और हम इस पर मज़ीद डिस्कशन कर सकते हैं। थैंक यू। If you have any question, you may ask me, you may contact me on WhatsApp or here where I'll post this video on YouTube. You can comment on that. Thank you. Allah Hafiz.